नमस्कार साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की इस क्लास में जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें 19वीं सदी में जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ या जिसे हम भारत के धर्म सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित जो परीक्षा में बार-बार प्रश्न आते हैं, तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की इस क्लास में साथियों हम चर्चा करेंगे। तो आई होप कि सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, ठीक है? तो आइए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। तो आज की इस क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, वो है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। ये जो प्रश्न है साथियों यूपीपीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो आइए देखते हैं साथियों इसमें पूछा है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? यानी आपको बताना है यहाँ कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं। तो साथियों अगर हम बात करें भारतीय जागृति के जनक की, तो इसके नाम से जो जाना जाता है साथियों वो है हमारे राजा राममोहन राय। कौन है? राजा राममोहन राय, ठीक है? राममोहन राय हैं जिन्हें हम भारतीय जागृति का जनक कहते हैं। अब इन्हें भारतीय जागृति का जनक या भारतीय जागृति या भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक क्यों कहा जाता है? तो साथियों 19वीं सदी में हमारे जो समाज सुधार आंदोलन हुए या धर्म सुधार आंदोलन हुए, उनमें अगर श्रेय जाता है तो वो जाता है सबसे पहले हमारे राजा राममोहन राय को। यानी यही प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं सदी में जो भारत में पुनर्जागरण हुआ, उसकी अगुवाई की, उसे प्रारंभ किया। इन्हीं के विचारों के बाद जो है बाद में जो समाज सुधार आंदोलन हुए वो चले, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करी थी जो समाज सुधार आंदोलनों की वो की थी राजा राममोहन राय ने, ठीक है? तो इस चीज़ को आप चाहो तो लिख सकते हैं कि जो राजा राममोहन राय हैं, ये प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जिन्होंने सबसे पहले लिख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध व्याप्त एक सेकेंड व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, ठीक है? आंदोलन चलाया। यानी राजा राममोहन राय ऐसे प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने जो 19वीं सदी में भारतीय समाज में जो बुराइयां प्रचलित थीं, उन बुराइयों के विरुद्ध में, उनके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया, ठीक है? लोगों को जागरूक करा और इन्हीं की विचारधारा के कारण, इन्हीं के विचारों के कारण हमारे जो देश में जो पुनर्जागरण हुआ वो संभव हो पाया, ठीक है? तो इस प्रकार से जो 19वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ, उसका जनक अगर किसी को माना जाएगा तो वो माना जाएगा राजा राममोहन राय को। तो यहाँ आप इनको कई नामों से जानते हैं राजा राममोहन राय को, तो उनको आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका पैगंबर भी कहते हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं राष्ट्रवाद का पैगंबर। अब वो कुछ साथी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ इनको लिखा क्यों रहा हूँ, तो इनसे संबंधित ये जो मैं बता रहा हूँ इनके जो उपनाम हैं, इन्हें जिन जिन नाम से जाना जाता है उनसे जो है प्रश्न बने हैं और पूछे गए हैं कई बार, ठीक है? तो यहाँ इन्हें राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हें कहा जाएगा, ठीक है? इसके अलावा और इनके उपनाम जो हैं वो हैं तुम्हारे साथियों, चौथा पांचवा यहाँ लिख लेना आप लोग। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें जो हम प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहते हैं। प्रथम आधुनिक पुरुष की उपाधि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें जो है युग दूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग दूत। इन्हें युग दूत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यानी ये जो उपनाम है ये पांच छह नाम है इनके। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु,
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत, इन नामों से साथियों इनको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो राजा राम मोहन राय ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत की थी। ठीक है, इनके बारे में और अगर एक आध बात जानना चाहें तो जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने ही अपने विचारों से प्रभावित करके अपने कुछ साथियों के साथ में सबसे पहले 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1815 में। उसके बाद 1828 में जाकर के इन्होंने जो है एक ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी 1828 में, और यही ब्रह्म सभा जाकर के आगे ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को आप जान लेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इस जो प्रश्न का जो आंसर है, भारतीय जागृति का जनक है, तो सीधी सी बात है राजा राम मोहन राय को कहा जाएगा, तो बी इसका जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रश्न है आप समझ गए होंगे, और इससे संबंधित जो मेन फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए, ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि इन्होंने जो सबसे पहले जिस संस्था की स्थापना की थी वो थी साथियों आत्मीय सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब इन्होंने? 1815 ईस्वी में अपने कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर के आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन है ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म समाज, और डी तत्वबोधिनी सभा। ये ब्रह्म सभा है और ए पे ब्रह्म समाज है। तो प्रथम जो संस्था थी इनकी द्वारा जो स्थापित की गई साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो वो थी तुम्हारी आत्मीय सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा। तो ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1815 ईस्वी में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। यूपीपीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है क्लास का वो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है 1827, सी है 1831, बी है 1829 और डी है 1843। तो मैंने अभी बताया था कि जो ब्रह्म समाज है इसकी जो स्थापना है सबसे पहले 1828 ईस्वी में की गई थी ब्रह्म सभा के नाम से। किसके नाम से? ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में ये ब्रह्म समाज आकर के ब्रह्म समाज के नाम से परिवर्तित हो गई थी। तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो ऑप्शन है इसमें 1828 नहीं दिया हुआ है, तो ये चार ऑप्शन गलत है। बिहार पीसीएस में प्री 1996 में आया था, तो इसके जो है नंबर आप दिए गए हैं पूरे, ये जो है चारों के चारों गलत हैं। तो 1828 सबसे जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, आगे जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। इसमें क्या है? इसमें पूछा गया है कि जो राजा राम मोहन राय हैं उनको राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ऑप्शन बी है अकबर सेकंड ने, ऑप्शन डी है सती प्रथा के विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। पीसीएस यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो अगर हम इन्हें राजा राम मोहन राय को बात करें राजा की उपाधि की, तो इनकी जो राजा की उपाधि थी साथियों वो इन्हें दी थी तुम्हारे अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने इन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी। किसको? राजा राम मोहन राय को। और इन अकबर ने ही अपने दूत के रूप में इन्हें 1830 में 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर के जो ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ, तो वहां इन्हें भेजा था 1830 में। और जो ब्रिटिश, लिख लेना, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, के दरबार में भेजा था। ठीक है, कब? 1830 ईस्वी में। और भेजा क्यों था साथियों? वो भेजा था इन्हें जो इनको जो पेंशन मिलती थी अकबर सेकंड को उसकी राशि बढ़ाने के बात करने के लिए इन्होंने जो है 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राममोहन राय को भेजा था, और इन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी राममोहन को। ठीक है, और वहीं इंग्लैंड में ही साथियों इनकी जो है 1833 में 1833 में सितंबर में 27 सितंबर को, सितंबर 27 27 सितंबर 1833 में वहीं इंग्लैंड में जो ब्रिस्टल है वहां पर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? ब्रिस्टल में। ठीक, तो इंग्लैंड में 1833 में 27 सितंबर को ब्रिस्टल में इनकी जो है राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में वहीं पर उनकी जो है समाधि बना दी जाती है। तो अगर राजा राममोहन राय की समाधि की बात करें तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? वो इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल में। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ब्रिस्टल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है या उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। और इन्हें राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। कब दी थी? 1830 में। 1830 में इन्होंने जो है ना सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। 1833 में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इनको दफना दिया गया था।
ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा अकबर द्वितीय। तो क्योंकि अकबर द्वितीय ने ही ने राजा की उपाधि दी थी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन चेंज हो गए हैं तो कोई नहीं, जहाँ बी लिखा है अकबर द्वितीय लिखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाइयों ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर साथियों, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ कुलीन जमींदार, बी है नवीन धनवान व्यापारी, सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और डी है साथियों शिक्षित मुसलमान। कौन है शिक्षित मुसलमान? तो अगर हम यहाँ जब बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले जो पश्चिमी सभ्यता थी उसे किसने प्रभावित किया, तो उसमें आ जाता है साथियों, सबसे पहले जो प्रभावित होने वाले थे पश्चिमी सभ्यता से वो थे तुम्हारे जो शिक्षित वर्ग था, भारत का जो शिक्षित वर्ग था, और शिक्षित में भी जो हिंदू वर्ग था, हिंदू का मध्यम वर्ग, वो इससे प्रभावित हुआ था। तो अगर यहाँ प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित, तो इसमें जो ऑप्शन सी है साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता से जो प्रभावित होने वाला जो वर्ग था वो था तुम्हारा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। यही ऐसा वर्ग था जो पश्चिमी सभ्यता से सबसे पहले प्रभावित हुआ, और इन्होंने जो है पश्चिमी कल्चर की जो है पश्चिमी जो शिक्षा थी, जो इंग्लिश शिक्षा थी, उसका जो है इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन ए दिया हुआ है और कथन आर और उसका कारण आर दिया हुआ है, यानी एक कथन है और एक कारण है, हमें इन्हें पढ़ना है और पढ़ के इनका कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन निकाल के और जो कोड दिए हुए हैं नीचे ए बी और सी और डी, इनमें से एक आंसर बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों, सबसे पहले हम कथन की बात करते हैं। कथन में क्या कहा गया है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो 19वीं सदी में जब हमारे सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उन्हीं के कारण जो भारत में पुनर्जागरण हुआ और भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये बिल्कुल जो कथन है बिल्कुल सही है। अब ये देखेंगे कि ये जो कारण है इसका जो है व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी ये जो कार्य हुआ इसका ये कारण है कि नहीं है। तो इस कारण को भी देखते हैं कि ये सही है या गलत है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आधुनिकता के आधार की बात करें कि आधुनिकता है क्या, किस पर टिकी हुई है, तो उसमें है बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि आज का जो समय है वैज्ञानिक है। ठीक है, और इसके अलावा और भी ऐसे विचार हैं जो हमारी आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल है। ठीक है, तो ये जो कारण है ये बिल्कुल कथन का जो व्याख्या है सही करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथी, ऑप्शन ए कह रहा है आर सही है किंतु ए गलत है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन में है ए व आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। बिल्कुल सही है, ए जो आर है वो इसकी व्याख्या है ए की, तो ये जो ऑप्शन बी है साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन बी है इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या कहा है, वह ए व आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। आर एस आर टी एस का 2016 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर पर है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, और दो नंबर पर है टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, और तीन नंबर पर है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये एसोसिएशन और कमेटियों के नाम दिए हुए हैं। नीचे कह रहा है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी या किसकी स्थापना से है, यानी आपको यहाँ ये बताना है कि ये जो तीन संस्था दी हुई हैं इनमें से केशव चंद्र का संबंध किससे है, इन्होंने किनकी या किसकी स्थापना करी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें साथियों केशव चंद्र सेन द्वारा जो जिनकी स्थापना की गई उनकी, तो जो केशव चंद्र सेन थे ये एक बंगाली व्यक्ति थे, बंगाली परिवार से बिलोंग करते हैं, और इनका जो जन्म था साथियों 1838 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1838 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने जो है ये 1858 में जाकर के 1857 में जाकर के ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। इसमें ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। ठीक है, कब, 1857 में। और 1857 के बाद 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में 24 जनवरी के दिन, यानी जनवरी 24 को इन्होंने जो है एक टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नाम से संस्था का गठन किया था। किसका, टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। तो ये जो दो नंबर पर है दी हुई है टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इसकी जो स्थापना है इन्होंने जो है 24 जनवरी 1868 को इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद में 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में इन्होंने एक स्थापना और की, और वो थी साथियों तुम्हारे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कौन सी थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसकी भी स्थापना इन्होंने करी थी। कब करी थी, 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी अक्टूबर में। कब, अक्टूबर में जो डेट है साथियों वो लिख लेना,
29 यानी 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन फॉर्म एसोसिएशन और 24 जनवरी 1868 को टेवन निकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की इन्होंने जो है स्थापना करी थी केशव ने। ठीक है, किसने? केशव चंद्र सेन ने। अगर हम बात करें कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की, तो इसकी जो स्थापना साथियों 1823 में जो राजा राममोहन राय हैं 1823 में की गई थी। इसमें जो है राजा राममोहन राय थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और इनका जो साथ दिया था राजा राममोहन राय का, वो दिया था तुम्हारे द्वारकानाथ टैगोर ने और विलियम एडम ने। किसने? रविन्द्रनाथ सॉरी देवेंद्र द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम, इन दोनों ने जो है राजा राममोहन का साथ दिया था कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के लिए 1823 में। केशव चंद्र सेन का पूछा गया है, तो उनका संबंध केवल 2 और 3 से है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 है इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आईएएस का सवाल है, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो ध्यान रखेंगे ये जो आधुनिक भारत में जो पुनर्जागरण हुआ इससे संबंधित प्रश्न की हर परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है इसके जो प्रश्न है। लेकिन ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ आपको, अगर आपने ये कर लिए तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए यहाँ आपको ब्रह्म समाज नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ब्रह्म समाज अलग है और भारतीय ब्रह्म समाज अलग है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो करी थी राजा राममोहन राय ने। अगर हम बात करें भारतीय ब्रह्म समाज की, तो साथियों ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी तुम्हारे केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देवेंद्रनाथ टैगोर है, सी में केशव चंद्र सेन है, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर है और राजा राममोहन राय डी है। ठीक है, ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, आपको लग रहा होगा। देखिए कितनी परीक्षाओं में इसको पूछा गया, लगातार इससे जो है कई बार प्रश्न आए भी हैं और भी परीक्षाओं में उनके नाम नहीं लिखे हैं। जो अच्छी वैकेंसी आती, जो अच्छी जॉब है उनके नाम है यहाँ पर, पीसीएस है, यूपीयूडीए है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी परीक्षा में इससे प्रश्न आता है। तो ये भारतीय अगर ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो वो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, क्योंकि ये 1857 में जो है शामिल हो गए थे तुम्हारे उसमें ब्रह्म समाज में। और उसी समय शामिल हुए थे ब्रह्म समाज में तुम्हारे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे और केशव चंद्र सेन थे, इन दोनों की जो विचारधारा थी भिन्न भिन्न थी, इन दोनों में विचार मिलते नहीं थे। तो 1866 में ये अलग हो गए, 1866 में अलग होकर के 1868 ईस्वी में 1866 ईस्वी में ये अलग हो गए और अलग होकर के इन्होंने जो है भारतीय जो ब्रह्म समाज था उसमें से अपने अनुयायियों के साथ लेकर के इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और जो ब्रह्म समाज पहले से चला आ रहा था उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया और उसको जो चलाने वाले थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए थे। ठीक है, तो एक विचारधारा ने देवेंद्रनाथ टैगोर के उसमें लीडरशिप में या नेतृत्व में जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, किसकी? आदि ब्रह्म समाज की। और केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी थे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक, तो यहाँ ये हो गया कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो गए? केशव चंद्र सेन। तो यही जो केशव चंद्र सेन है, इन्हीं का जो ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है, नवीन ब्रह्म समाज है, ये 1878 में जाकर के ये फिर से इसमें जो है विच्छेद हुआ था। 1878 में जाकर के फिर से इसमें मतभेद हुए थे और इसमें से अलग हो गए थे। 1878 ईस्वी में क्या हुआ था, जो केशव चंद्र सेन ने अपनी एक 13 वर्षीय एक पुत्री थी उसकी शादी कर दी थी। ठीक है, कुछ बिहार के राजा थे उनसे इन्होंने इसकी शादी कर दी 13 वर्षीय लड़की की। लेकिन उस समय जो बाल विवाह पर प्रतिबंध था, ये जो समाज था बाल विवाह का प्रतिरोध करता था। तो इस वजह से इनके जो साथ में रहने वाले थे उनमें से एक थे तुम्हारे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद आनंद मोहन बोस। और इनके साथ में एक थे साथियों तुम्हारे विश्वनाथ शास्त्री। विश्वनाथ शास्त्री। इन दो लोग, ये दो लोग थे, इनसे असंतुष्ट हो गए केशव चंद्र सेन से, क्योंकि इन्होंने अपनी 13 वर्षीय लड़की की शादी कर दी और इन्होंने जो है अलग मिलकर के एक उस समय नए समाज की स्थापना की थी जिसे हम साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज के नाम से इस जो है समाज को जाना गया, जो आनंद मोहन बोस ने और विश्वनाथ शास्त्री ने बनाया था। बनाया कब था? 1878 में। क्यों था? क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो कूच बिहार के राजा थे उनसे कर दी थी। ठीक है, तो इसके विरोध में इन्होंने कर दिया था। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यहाँ पर, राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? यानी जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने किसका विरोध नहीं किया? ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है बाल विवाह। तो जो राजा राममोहन राय थे बाल विवाह के विरोध में थे, तो ये भी नहीं होगा। सती प्रथा का विरोध करते थे, इन्हीं के प्रयासों से जो है सती प्रथा बंद हुई थी, बैन हुई थी, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है पाश्चात्य शिक्षा का। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पाश्चात्य शिक्षा जो है उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन किया था। ये जो है राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे और ये जो है पुरजोर समर्थन करते थे जो इंग्लिश शिक्षा थी उसका। ठीक है, डी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बिल्कुल सही बात है, ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। किसमें? एकेश्वरवाद में। ये जो है प्रश्न है आरएएस आरटीएस प्री 2016 का है।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों, हो गया पाश्चात्य शिक्षा। इसमें पूछ रहा विरोध नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है, पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया था, इन्होंने इसका समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। यानी जो ब्रह्म समाज है उसका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित था। ऑप्शन ए है साथियों यहाँ पर नास्तिकता पर, ऑप्शन बी है अद्वैतवाद पर, ऑप्शन डी है साथियों एक बहुदेववाद पर, और ऑप्शन यहाँ देखिए गलत हुआ है, ए बी के बाद डी आ गया है, सी आना चाहिए था, सी नीचे हो गया है। कोई बात नहीं है, टाइपिंग में हो जाता है ऐसे कभी कभी। भारतीय ब्रह्म समाज के अगर सिद्धांत की बात करें तो साथियों जो इनका जो सिद्धांत था ब्रह्म समाज का वो था साथियों एक देववाद। कौन सा था, एक देववाद। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एक देववाद। क्या हो जाएगा, एक देववाद, यानी एक ही ईश्वर की या एक ही देव की पूजा करना। ये जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे, किसके, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक, तो ये जो है समझ में आ गया होगा। इन्होंने जो अवतारवाद का खंडन किया था, ये कहते थे कि अवतार अवतार कुछ नहीं होता, केवल एक ही ईश्वर है। ठीक, तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत की बात क्लियर हो गई। यहाँ ये एक देववाद या फिर यहाँ एक ईश्वरवाद भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की मैं आपको बता चुका हूँ, 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी राजा राममोहन राय ने। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। क्या है इसमें, इसमें कहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। आपको ब्रह्म समाज के बारे में जो कथन सही हैं उनका यहाँ आपको बताना है कि कौन सी बातें उसके बारे में सही है। ठीक है, तो नंबर 1 है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो ब्रह्म समाज है ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और एकेश्वरवाद या एक देववाद पर ये विश्वास रखते थे। ठीक है, 2 नंबर है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। यानी जो धार्मिक वर्ग था उसके जो व्याख्या थी उसके लिए जो पुरोहित वर्ग का होना ऐसा माना जाता था, तो उसको इन्होंने अस्वीकार करा था। तो बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हें पुरोहित ही जो है व्याख्या करेंगे, उसको कोई भी व्याख्या कर सकता है जो उसका जानकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, वेद त्रुटिहीन है ऐसा इसने कहा। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो है ये नहीं कहा कि जो है वेद त्रुटिहीन है। वेद त्रुटिहीन मानने वाले जो थे तुम्हारे जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने कहा था कि जो वेद है त्रुटिहीन है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा, ब्रह्म समाज ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, ब्रह्म समाज जो था वो स्त्रियों की दशा सुधारने, ठीक है, उसके अलावा मूर्ति पूजा का विरोध करने, और जो है जो पुरोहितों का जो वर्चस्व था उस पर इन्होंने जो है चोट की, उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया। तो ये जो बातें थी ब्रह्म समाज के बारे में थी। तो नंबर 1 और नंबर 2 सही हो जाएंगे, मूर्ति पूजा का विरोध, धार्मिक ग्रंथों के लिए पुरोहितों का वर्ग का अस्वीकार करना, ये भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं कहा कि वेद त्रुटिहीन है। ठीक, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर निम्न में से किसे राममोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। यानी जो राजा राममोहन राय थे उनके धार्मिक और सामाजिक जो विचार थे उनके विरोध में कौन क्या आरंभ हुआ था। ए है दिग्दर्शन, यहाँ भी चेंज हुआ है, देखिए ऑप्शन। सी है संवाद कौमुदी, बी है समाचार चंद्रिका, और डी है बंगाल गजट। क्या है, बंगाल गजट। ये यूपीपीसीएस प्री यूपीपीसीएस मेंस 2017 का लेटेस्ट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो राजा राममोहन राय हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, इनसे और इनके समाज जो इन्होंने समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज, आत्मी सभा, इनसे प्रश्न लगातार बन रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, बनते रहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो इनके विरोध में जो था साथियों वो था तुम्हारा समाचार चंद्रिका। कौन सा था, समाचार चंद्रिका जो है इनके विरोध में शुरू किया गया था 1822 में। कब किया गया था, 1822 ईस्वी में इसको जो है शुरू किया गया था, और शुरू करने वाले थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। कौन थे, भवानी चरण बंदोपाध्याय। भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में इनके जो विचार थे, विचार में इन जो राजा राममोहन राय के विचार थे, धार्मिक सामाजिक जो विचार थे उनके विरोध में इन्होंने समाचार चंद्रिका को शुरू किया था 1822 ईस्वी में। ठीक है, ये जो समाचार चंद्रिका एक पत्रिका है, क्या है, एक पत्रिका है। इससे पहले जो है इन्होंने एक संवाद कौमुदी है इसकी जो है शुरुआत की थी। तो आई होप ये जो प्रश्न है ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है राजा राममोहन राय को की समाधि है कहाँ पर है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। जो समाधि है ब्रिस्टल में, कहाँ पर है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड, इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, बीच में। तो ऑप्शन ए है साथियों रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद,
सी है तुम्हारे यहाँ पर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, और साथियों डी है राजा राम मोहन राय। ये जो प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न तुम्हारे बीपीएस प्री 1996 में पूछा गया है। जो बिहार बीसीएस प्री 1996 परीक्षा हुई उसमें पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे उनके बारे में, तो उनमें जो नाम आता है साथियों, वो आता है तुम्हारा स्वामी विवेकानंद का। किसका? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जो जो थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं। ठीक है, ये जो है स्वामी विवेकानंद, इनके जो गुरु थे साथियों, ये इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। ठीक है, तो ये इनके जो है गुरु हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद के गुरु हो जाएंगे रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं की विचारधारा पर जो है आगे चल करके इन्होंने जो है जो हमारे देश का नाम रोशन किया। और 1893 ईस्वी में इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में एक शिकागो में, कहां पर? शिकागो, शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होता है, विश्व धर्म संसद होता है, उसमें एक सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। उसके लिए इन्हें इनको जो है जाना जाता है। ठीक, तो आई होप ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। ये जो है 1863 से 1902 तक जो है इनका रहे। 1863 में जन्मे, 1902 में इनका देहांत हो गया। तो ये जो है उत्तरार्ध काल हो गया इनका। तो ये एक महान व्यक्ति हुए उस समय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न 14 का, वो हो जाएगा हमारे स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। 15 में क्या कह रहा है साथियों? विवेकानंद ने शिकागो के आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। अभी बताया है मैंने 1893 ईस्वी में। कब लिया था? 1893 ईस्वी में। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है इस क्लास का, वो है तुम्हारा प्रश्न नंबर 16। कौन सा है? 16। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, यहाँ आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दयानंद, ऑप्शन सी, देखिए यहाँ ये चेंज हो गया, सॉरी ये कई जगह हो गया है, तो कोई नहीं, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, उनको बोल के भी बता रहा हूँ कि कौन सा है। ऑप्शन ए दयानंद है, सी गांधी है, बी राजा राम मोहन राय है, और डी ऑप्शन है साथियों विवेकानंद। तो अगर हम बात करें व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक की, तो जो व्यवहारिक वेदांत है इसका जो प्रतिपादन किया था साथियों, वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नाम इनका याद रखेंगे, इनको नोट कर लेंगे। यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी उसमें जाकर के भाग लिया था, और भारत की तरफ से इन्होंने जो उसको लीड किया था। ठीक है, अगर हम इनके जो व्यवहारिक वेदांत है इसके सबसे पहले भाषण की बात करें, सबसे पहला जो इनका जो भाषण था व्यवहारिक वेदांत पर, वो इन्होंने दिया था साथियों 10 नवंबर 1896 ईस्वी को दिया था लंदन में। कहा दिया था? लंदन में। जो व्यवहारिक वेदांत है इस पे इन्होंने जो सबसे पहला स्पीच दिया वो दिया 10 नवंबर 1896 को लंदन में। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो अगर हम बात करें ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग की पुस्तकों के लिखने की, तो यहाँ ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, सी है राजा राममोहन राय, बी है रानाडे, और डी है रामकृष्ण परमहंस। कौन है? रामकृष्ण परमहंस। तो अगर ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग आता है तो इन तीनों की जो पुस्तक है, इन तीनों की जो लिखी गई है साथियों, वो लिखी गई है तुम्हारी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ये तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ भी ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक, आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण अगर मिशन की बात करें तो इसकी भी किसने की? विवेकानंद ने की। विवेकानंद, तो विवेकानंद जी का नाम आ जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, सी विवेकानंद, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी में एम एन दासगुप्ता है, और डी में राम स्वामी रंगनाथ नंद है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। और कब करी थी? तो इनकी जो स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1897 ईस्वी में की गई थी। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा इस क्लास का, वो है तुम्हारा शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि पूछा गया है, शारदा मणि कौन थी? ये जो प्रश्न है बीपीएस प्री 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय की पत्नी थी, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन सी विवेकानंद की माँ थी, और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन की पुत्री थी।
तो साथियों अगर हम शारदा मणि की बात करें, किसकी? शारदा मणि की। तो जो शारदा मणि थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो जो ऑप्शन बी है साथियों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन है, सॉरी शारदा मणि, तो शारदा मणि का जो पूरा नाम है, पूरा नाम आप लिख सकते हैं शारदा मणि मुखोपाध्याय। इनका जो नाम था शारदा मणि मुखोपाध्याय। ठीक है। शारदा मणि मुखोपाध्याय जो है शारदा मणि का पूरा नाम है, और ये जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है। और जब इनकी शादी भी थी तब ये जो थी मात्र 5 वर्ष 5 वर्ष की थी। कब की थी? 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था। और जो रामकृष्ण परमहंस थे वो साथियों उस समय 23 ईयर के थे। कितने थे? 23 ईयर, 23 वर्ष के थे। कब हुआ था? 1859 में इनका जो है विवाह हुआ। ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है। क्या है प्रश्न नंबर 20 में? ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी आपको ये बताना है कि ये जो बात लिखी हुई है ये किसने कही है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर मुझे बहुत काम किया जाना है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन डी है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो अगर इस कथन की बात करें तो इस कथन को जो कहने वाले हैं साथी वो हैं तुम्हारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ही कहा था कि इस ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और क्योंकि अभी इस धरती पर मुझे बहुत काम करना है, बहुत काम किया जाना है। ठीक है। ये जो है यूपी आरओ एआरओ परीक्षा रीट एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है। तो इनसे पूछा गया था कि ईश्वर है या नहीं, तब इन्होंने ये जो बात कही थी। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथी प्रश्न नंबर 21 है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था या किया गया था? ए है सिस्टर निवेदिता, बी है सावित्रीबाई फुले, सी है एनी बेसेंट, और डी है बाल गंगाधर तिलक। एमपीपीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। देख लो कितने प्रश्न जो हैं इनसे लगातार पूछे जा रहे हैं तुम्हारे धार्मिक सुधार आंदोलन से परीक्षाओं में। कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें इससे प्रश्न नहीं आ रहा हो। ठीक है। तो सभी साथी ध्यान रखें, इस चीज़ को पढ़ते रहें, और अपने साथियों को भी इस चीज़ को भेज दें जिससे कि उन्हें पता रहे। वीडियो का लिंक दे देना उन्हें। तो यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी वहीन है, यह कथन किसने कहा? तो इसकी अगर बात करें तो इसकी जो कहने वाली थी साथियों वो थी तुम्हारी सिस्टर निवेदिता। कौन थी? सिस्टर निवेदिता। ये जो है सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जो थे उनकी शिष्या थी। कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे ये विवेकानंद की शिष्या। ठीक है, शिष्या थी। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश है ये किसने लिखा, यहाँ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है साथियों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, बी है राम स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी है राजा राममोहन राय। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण है, काफी चर्चित है। सत्यार्थ जो प्रकाश पुस्तक है ये जो है काफी पॉपुलर है। तो अगर हम सत्यार्थ प्रकाश की बात करें साथियों, इसकी जो रचना है या इसे जो लिखा है वो लिखा है तुम्हारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं साथियों ये 1824 में इनका जो है जन्म हुआ था, और इनका जो बचपन का जो नाम था साथियों वो था तुम्हारा मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। तो यहाँ हम थोड़ा सा जो बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। 1824 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1824 में जन्मे। मूल शंकर इनके जो बचपन का नाम था, और जो है ये ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। किसमें जन्मे थे? ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे गुजरात में। ठीक है। उन्होंने जो है साथियों 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड पूछ लिया जाता है, पाखंड खंडनी पताका, पताका लहराई। कब लहराई? 1867 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना करी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ करी थी आर्य समाज की स्थापना? बंबई में। कहाँ करी थी? बंबई में। ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने पाखंड खंडनी पताका भी लहराई। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य रचनाएं भी की।
जिनमें तुम्हारा सत्यात प्रकाश आ जाता है, उसके अलावा पाखंड खंडन आ जाता है। क्या आ जाता है? पाखंड खंडन आ जाता है। पाखंड खंडन के अलावा वेद भाष्य भूमिका आ जाती है। वेद भाष्य भूमिका आ जाती है। ऋग्वेद भाष्य आ जाता है। ऋग्वेद भाष्य जो है इन्होंने लिखा। अद्वैत मत खंडन लिखा इन्होंने। अद्वैत मत खंडन। पंचम महायज्ञ विधि। पंच महायज्ञ विधि। इसके अलावा वल्लभाचार्य मत खंडन। वल्लभाचार्य मत खंडन भी जो है साथियों इनसे जुड़ा हुआ है, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश की भी इन्होंने लिखा। इनमें जो है सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो संकलित है। तो आई होप ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 23 है हमारा यहाँ पर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी है साथियों बहुजन समाज। क्या है? बहुजन समाज। तो अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो दयानंद सरस्वती हैं इनके द्वारा जो स्थापना की गई, तो किसकी की गई? तो वो की गई थी साथियों आर्य समाज की। मैंने अभी बताया था 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने मुंबई में की थी। ठीक है, और ये जो 1875 में यहाँ स्थापना की गई थी और 1877 में जो है आर्य समाज का जो मुख्यालय था मुंबई से ये कहाँ बना दिया गया? लाहौर बना दिया गया। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। लाहौर 1877 में मुख्यालय बना, 1875 में इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, डी है स्वामी विवेकानंद और सी है साथियों यहाँ पर तुम्हारा दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। तो अगर हम बात करें वेदों के पुनरुत्थान की, तो वेदों का जो पुनरुत्थान है उसका जो श्रेय जाता है साथियों वो तुम्हारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था कि जो वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही जो नारा दिया, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो जाता है वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। ठीक है, तो आई होप ये भी जो है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है क्लास का वो है नंबर 25 है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राममोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है स्वामी चिदानंद। तो अगर हम बात करें भारतीय मार्टिन लूथर की, तो भारतीय मार्टिन लूथर की जो संज्ञा दी जाती है साथियों वो दी जाती है तुम्हारी स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसको दी जाती है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। जो ऑप्शन ए है साथियों बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है। निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? यहाँ से पूछा गया प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए है अंतमाराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी है एम जी चंद्राकरणे और ऑप्शन डी है साथियों एम जी रानाडे। ये यूपी यूडीए एलडीए मैथ्स 2010 का प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम बात करें साथियों प्रार्थना समाज की, तो इसकी जो स्थापना है साथियों वो की थी तुम्हारे आत्मा राम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्मा राम पांडुरंग ने। आत्मा राम पांडुरंग किसकी शिक्षा पर चल करके? तो केशव चंद्र सेन है उनकी शिक्षा पर चल करके प्रार्थना समाज की जो स्थापना है साथियों वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। जो वर्ष था साथियों वो था साथियों ये तुम्हारा 1867 ईस्वी। कहाँ स्थापना की गई थी? तो बंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? बंबई में। इतना याद रखेंगे प्रार्थना समाज के बारे में कि इसकी जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग द्वारा वर्ष 1867 में बंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। और उसके बाद 1867 के बाद 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में जो एम जी रानाडे हैं, एम जी रानाडे एम जी रानाडे जो है इस जो है प्रार्थना समाज से जुड़ गए थे। कब जुड़ गए थे? 1869 ईस्वी में। और ये जो है जुड़ करके इसके मुख्य संचालक बन गए थे। कौन बन गए थे? मुख्य संचालक। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ये जो प्रार्थना समाज था इन्होंने जो विरोध किया साथियों वो विरोध किया तुम्हारा जाति प्रथा। इसका जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। उसके अलावा स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि के लिए इन्होंने विरोध किया। स्त्री पुरुष की विवाह की उम्र में वृद्धि का इन्होंने जो कहा कि उम्र में वृद्धि होनी चाहिए। विधवा विवाह के लिए इन्होंने कहा, विधवा विवाह। स्त्री शिक्षा यानी स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाए, इसका भी इन्होंने जो पुरजोर समर्थन किया था। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है देव समाज और ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। तो यहाँ अगर हम बात करें तुम्हारे शुद्धि आंदोलन की, किसकी शुद्धि आंदोलन की, तो इसका जो साथियों समर्थन किया था वो किया था तुम्हारे आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना है वो की थी तुम्हारी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। ठीक है, ये चल किसे रहा था शुद्धि आंदोलन? ये चल रहा था कि जो हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ चुके हैं, दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, वो अपने धर्म में आ जाएं। तो वो जो है शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था 1875 में। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। अब इनका क्या करना है? कथन क्या है? कथन ए है साथियों, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। यानी जो आर्य समाज आंदोलन था इसने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। उसके अलावा जो कारण दिया है वो है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था। कमजोर किया था। तो साथियों अगर हम इसकी बात करें कथन ए की कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था, तो साथियों ये जो है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी जो आर्य समाज था उसने आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास भी जगाया और आत्मनिर्भरता भी प्रदान की थी। ठीक, इसके अलावा दूसरा कारण क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो है अपने जो है अपने धर्म में लोगों को लाना चाहते थे। तो जो श्वेत जाति है उसकी श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को इस जो है आर्य समाज ने कमजोर किया था। तो यहाँ पर जो है ए भी सही है और आर भी सही है। लेकिन यहाँ क्या है कि ये पूछ रहा है, ये कारण है, ये कथन है, ये कारण है। तो ये कारण जो है इसकी व्याख्या करता है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। तो इस आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का यहाँ जो श्वेत जाति की श्रेष्ठता है इससे कोई संबंध नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन जो आर है वो ए का जो है व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये सही हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन डी और सी गलत हो जाएंगे। बीई यूपी 2019 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है क्लास का, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक ने, सी है स्वामी दयानंद ने, बी है साथियों स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उत्तरांचल पीसीएस प्री 2005 का साथियों ये प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था साथियों स्वामी दयानंद ने। किसने? स्वामी दयानंद ने। तो जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्वामी दयानंद थे इन्होंने जो है विदेशी दासता को अभिशाप बताते हुए कहा था कि स्वतंत्रता एवं लोकतंत्रता के जो है इन्होंने समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यानी स्वतंत्रता और लोकतंत्रता का समर्थन किया। ठीक, और जो विदेशी दासता थी उसका ये जो है विरोध करते थे। तो ये जो अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है ये तुम्हारे स्वामी दयानंद ने ही कहा था। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? हिंदू को राष्ट्रभाषा माना, यानी सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का भी प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा भी माना हिंदी को, ये किसने किया? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, बी है स्वामी दयानंद, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्वराज्य शब्द के प्रयोग की सबसे पहले की तो वो किया था तुम्हारे स्वामी दयानंद ने। किसने? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने जो है सबसे पहले जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया और इन्होंने जो हिंदी को राष्ट्रभाषा भी सबसे पहले माना था। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। ए है तुलसीदास, दो है राजा राममोहन राय, तीसरा नंबर है स्वामी विवेकानंद और चौथा है दयानंद सरस्वती। कालानुक्रम के अनुसार रखना है आपको, इनके समय के अनुसार इनको रखना है कि कौन जो है कब से कब तक रहा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तुलसीदास से थे तो तुलसीदास की जो जो है वो 16वीं सदी के हैं, तो इनका इनसे कोई मेल नहीं है, ये तो बहुत पहले के हैं। अगर हम बात करें राजा राममोहन राय की, किसकी? राजा राममोहन राय की,
तो इनका जो है जन्म 1772 में हुआ। तो 1772 से 1700 जो है 1833 इनका काल हो जाएगा। अगर हम स्वामी विवेकानंद के काल की बात करें, तो जो स्वामी विवेकानंद का जो काल था साथियों वो था 1863 से लेकर के 1902 तक, 1902 तक। और अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं साथियों, तो जो दयानंद सरस्वती वो 1824 से 1883, 1824 से 1883। ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले तुलसीदास आ जाएंगे, तो एक नंबर सबसे पहले रहेगा। उसके बाद में 1772 है, तो 1772 पे कौन है? राजा राममोहन राय। दो नंबर, एक और दो, तो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, ये गलत है दोनों। आगे है तीसरा, तो यहाँ स्वामी विवेकानंद 1863 है और दयानंद सरस्वती 1824 है। तो 1824 पहले आएगा, तो 4 नंबर पहले आएगा, तो 4 नंबर बी में सही है। तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी एक पहले है 16वीं सदी, 17वीं 1772, उसके बाद तुम्हारा 1824 और उसके बाद 1863 आएगा। ठीक है, ऐसे समय आएगा इनका। तो यहाँ 1 2 4 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथी, प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, अगर हम उनकी बात करें, तो साथी मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ कि जो प्रार्थना समाज था, कौन सा? प्रार्थना समाज, उसकी जो स्थापना की थी तुम्हारी केशव चंद्र सेन के इससे थे एक आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? संस्था का संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग थे। उसके बाद में 1857 में इसका वो हुआ, और 1859 में, 1800 सॉरी 1867 में इसकी स्थापना हुई, और 1869 में जो है महादेव गोविंद रानाडे जो है इस संस्था से जुड़ गए थे। तो उसके बाद में ये संस्थापक रहे थे इसके। ठीक है, वो सॉरी संचालक रहे थे, मुख्य संचालक। कौन? महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राममोहन राय, सी है स्वामी सहजानंद, डी है महादेव गोविंद रानाडे। साथियों 1867 में आत्माराम पांडुरंग इनका नाम आना चाहिए था, उनका नहीं है। तो उनके बाद में 1869 में महादेव गोविंद रानाडे रहे, तो महादेव गोविंद रानाडे का आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? जो देव समाज बना उसका संस्थापक कौन था, ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है साथियों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। बी में दादा भाई नौरोजी, सी है शिव नारायण अग्निहोत्री, और डी है रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप ये नीचे देख सकते हो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है देव समाज से। ठीक है, तो अगर हम बात करें देव समाज की, तो जो देव समाज था साथियों, इसकी जो स्थापना थी 1887 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? तुम्हारे शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री। अग्नि इसकी स्थापना जो है कहाँ की थी? तो स्थान आप लिख सकते हैं, लाहौर में जो है इसकी स्थापना की थी। और ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, इससे पहले जो ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे थे। ठीक है, और इस समाज की जो देव समाज है, इसकी अगर हम बात करें, जो धार्मिक पुस्तक है उसकी, तो वो है देव शास्त्र। कौन सी है? देव शास्त्र। देव शास्त्र ये जो है पुस्तक है इस समाज की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे चलते हैं, ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है। इसमें क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? नहीं, आपको बताना है कि जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है संतराम, सी है ज्योतिबा फुले, और डी है भास्कर राव यादव। कौन है? भास्कर राव यादव। तो अगर हम बात करें सत्य शोधक समाज की, तो इसकी जो स्थापना है वो है साथियों, वो की गई है तुम्हारी 1827 ईस्वी में, सॉरी 1873 ईस्वी में, ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव फुले, यानी जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले हैं उनके द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो ज्योतिबा राव फुले हैं इनकी एक पुस्तक भी है गुलामगिरी। कौन सी है? गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक का नाम है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, जो संगठन था इनका सत्य शोधक नाम से चला था। ठीक है, जन्म की अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 1827 में इनका जो है जन्म हुआ है। इनका ज्योतिबा राव फुले का। आगे चलते साथियों, अगला है हमारा, गुलामगिरी का लेखक कौन है? अभी बताया मैंने, ज्योतिबा राव फुले। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, बी है सत्यशोधक समाज, सी है आर्य समाज, और डी है रामकृष्ण मिशन। आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है। तो अगर हम बात करें पिछड़े वर्गों के उत्थान की, तो ये जो कार्यक्रम था ये था तुम्हारे सत्यशोधक समाज का। तो सत्यशोधक समाज जो है इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया है कि जो सत्यशोधक समाज था 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, किसको संगठित किया? ऑप्शन ए है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिरों में प्रवेश का एक आंदोलन था, महाराष्ट्र में एक जातीय विरोधी आंदोलन था,
या पंजाब में ये किसान आंदोलन था? आईएएस प्री 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज की, तो जो सत्यशोधक समाज है इसने महाराष्ट्र में ये जो जातिवाद चल रहा था, उस जातिवाद के लिए जाति विरोध आंदोलन ये एक तरह से चला था। और इन्होंने जो विरोध किया था, तुम्हारे जो उच्च वर्ण हैं, तुम्हारे ऊंचे वर्ण हैं, ऊंची श्रेणियों के लोग हैं, तो उनका जो है ये विरोध था, उनके लिए विरोध था, क्योंकि वो उस समय जो निम्न जाति के थे, नीची जाति के थे, उन्हें परेशान करते थे, तो उनके लिए ये जो है सत्यशोधक समाज चला गया था महात्मा ज्योतिबा फुले का द्वारा। वो विरोध करते थे जो उच्च वर्ण थे उनका। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया? सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, वो बताना है तुम्हें। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है। ऑप्शन ए है राधाकांत देव, बी है नेमी साधन बोस, सी है हेमचंद्र विश्वास और डी है हेमचंद्र डे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बंगाली नेता की जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विरोध किया उसकी, तो वो है तुम्हारे राधाकांत देव। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। तो जो राधाकांत देव थे इन्होंने ही 1830 में बंगाल में एक धर्म सभा की स्थापना की थी। इसकी धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 ईस्वी में। कहाँ की थी? बंगाल में। कहाँ की थी? बंगाल में। ठीक है, ये जो है रूढ़िवादी का विरोध समर्थन करते थे। ये कहते थे जो परंपरा चली आ रही है वो सही है, गलत नहीं है। यानी जो धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा था, परंपराओं को छोड़ा जा रहा था, उनसे विरोध किया जा रहा था, तो उसके विरोध में ये खड़े हुए थे। इन्होंने कहा था कि जो भी चल रहा है वो सब ठीक है, पहले जो परंपराएं हैं वो सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो उसका रूढ़वादिता का इन्होंने समर्थन किया। किसने? राधाकांत देव ने। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? यानी आपको बताना है कि जो राधा स्वामी सत्संग था उसके संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना किसने की? तो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन ए है हरदास स्वामी, बी है शिवदयाल साहब, सी है शिव नारायण अग्निहोत्री और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की बात करें साथियों, तो जो राधा स्वामी सत्संग है इसकी जो स्थापना है 1861 में की गई थी। 1861 में की गई थी और कहाँ की गई थी? आगरा में। बहुत ही फेमस है राधा स्वामी सत्संग। ठीक है, आगरा में है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसकी जो स्थापना की थी वो एक महाजन थे। कौन थे? महाजन, या जिन्हें बैंकर कहा जाता है, बैंकर, महाजन या बैंकर। और उनका नाम था तुलसी राम। क्या था? तुलसी राम। ठीक है, और ये आगे जाकर के जो है शिव दयाल साहब के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से? शिव दयाल शाह। शिव दयाल साहब के नाम से ये जो है आगे जाकर के जो है प्रसिद्ध हुए। कौन? तुलसीराम। तुलसीराम एक महाजन बैंकर थे। 1861 में इन्होंने जो है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में की थी। ठीक है, ये जो लोग हैं राधा स्वामी को मानने वाले, ये एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं, गुरु की महत्ता को जो है बढ़ाते हैं, यानी ये दिखाते हैं कि गुरु का महत्व सबसे ऊपर है, एक ही ईश्वर है, कोई अलग नहीं है, परमेश्वर है। ठीक है, और हमेशा संतों का साथ करना चाहिए, साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे तुम्हारे शिवदयाल साहब। तो ऑप्शन बी जो है इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा सुधारक है महाराष्ट्र का जिसे हम लोकहितवादी कहते हैं? ऑप्शन ए है एम जी रानाडे, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है पंडित रमाबाई और डी है गोपाल हरि देशमुख। कौन है? गोपाल हरि देशमुख। तो साथियों यहाँ अगर हम सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जिसे जाना जाता है उसकी बात करें तो वो है तुम्हारे गोपाल हरि देशमुख। कौन है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है गोपाल हरि देशमुख थे। 1823 से इनका जो काल है वो रहा है 1823 से 1892 तक। और ये जो है इसी बीच में 1880 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल थे उसकी काउंसिल के जो है सदस्य भी रहे थे। ये कौन? तुम्हारे गोपाल हरि देशमुख। और जो 1876 में जो तुम्हारा दिल्ली दरबार लगा था उसमें भी ये जो है उपस्थित रहे थे। ठीक है, तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, वो है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। यानी जो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह चला हेतु अभियान जो चला उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है विष्णु परशुराम पंडित, ऑप्शन बी है बी एम मालावारी, सी है गोपाल हरि देशमुख और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो विधवा पुनर्विवाह का जो अभियान चला उसका नेतृत्व करने वाले थे वो थे तुम्हारे विष्णु परशुराम पंडित। कौन थे? विष्णु परशुराम पंडित। इन्होंने ही जो है इसका जो है समर्थन किया था। और 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? विडो रीमैरिज एसोसिएशन।
एसोसिएशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, और इन्होंने जो है, क्लियर हो जाएगा यहाँ, विष्णु परशुराम पंडित। आगे चलें साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, यानी 19वीं सदी में जो सबसे महान समाज सुधारक रहे पारसी, वो कौन थे? ऑप्शन ए है सर जमशेद जी, सी है नवल जी टाटा, बी है सर रुस्तम बहराम जी, डी है बहराम जी एम मालावारी, बहराम जी एम मालावारी। तो महानतम पारसी समाज सुधारक की बात करते हैं, सॉरी, महानतम पारसी समाज सुधारक की बात करते हैं, तो जो पारसी समाज सुधारक थे वो थे तुम्हारे बहराम जी एम मालावारी। कौन थे? बहराम जी एम मालावारी। ये जो है 1853 में बड़ौदा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो है बाल विवाह और विधवा विवाह के समर्थन में, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक, और 1891 में जो एक बना था सम्मिलित आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम जो बना था 1891 ईस्वी में, वो इन्हीं के बहराम जी एम मालावारी के प्रयासों से ही जो है ये जो बना था अधिनियम। ठीक है, प्रयास। ठीक है, तो यहाँ पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1856, बी है 1891, सी है 1881 और डी है साथियों 1905 ईस्वी। तो द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट या फिर सम्मिलित आयु अधिनियम जो बना था वो बना था 1891 में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 44 है। उस प्रधान, देखिए यहाँ एक उद्धरण दिया हुआ है, उद्धरण में संकेतित व्यक्ति है, यानी ये जो उद्धरण है किसने दिया आपको उसका नाम बताना है। उद्धरण क्या है? उसका प्रधान सबल संबल, प्रिंसिपल फूड, द सामा था सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण के सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। किससे संकेतित है? ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, बी है बैराम जी मेरवान जी मालावारी, सी है महादेव गोविंद रानाडे और डी है बी आर अम्बेडकर। तो ये समय जो नाम आता है साथी वो आता है एम जी रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे का। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1887 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा? एम जी रानाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, और उन्होंने इसका जो उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 45 है। इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक या उसके स्थापना वाले स्थापकों के नाम दिए हैं, संस्थापकों। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्या ये सुमेलित है? तो बिल्कुल सुमेलित है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसके जो प्रवर्तक हैं जो हैं जी के गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसकी जो स्थापना है 1905 ईस्वी में इन्होंने जो है की थी। आगे है सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग। तो अगर हम सोशल सर्विस लीग की बात करें तो उससे संबंधित एनएम जोशी हैं। कौन है? एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, इनका जो नाम है पूरा है नारायण मल्हार जोशी। इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की थी। कब की थी? 1911 में। अगर हम बात करें सेवा समिति की तो इसकी एच एन कुंजरू है। बिल्कुल सही बात है, एच एन कुंजरू ने जो है सेवा समिति की स्थापना की थी 1914 में। कब की थी? 1914 में। एच एन कुंजरू का जो पूरा नाम है साथी वो है तुम्हारा हृदय नारायण कुंजरू, हृदय नारायण कुंजरू इनका जो है पूरा नाम है। आगे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इसकी जो स्थापना है साथियों श्री राम वाजपेयी ने नहीं की है। इसकी जो स्थापना थी साथियों वो की गई थी 1878 ईस्वी में। रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा? रानाडे के द्वारा। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी से मेच नहीं खाता है, सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, आगे है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के लिए जो उत्तरदायी कारक था वो कारण आपको यहाँ बताना है। 40वां प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए इसका जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया।
या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। या फिर बहराम जी मालावारी और एम जी रानाडे ने यह निश्चित किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त संदर्भों में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए व्यक्ति में कोई भी सही नहीं है। यानी ये तीनों अगर सही नहीं है, गलत हैं, तो आपको डी आंसर देना है। क्या देना है? डी आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की, तो वो था साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाह रही थी, इसीलिए जो प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से ये जो संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो इसका जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए गलत है, सी गलत है, डी तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी सही है। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 47। आर्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो साथियों अगर हम बात करें इसकी आर्य समाज की स्थापना की, किसकी? आर्य समाज की स्थापना की। तो जो आर्य समाज था साथियों, उसकी जो स्थापना की गई थी 1835 में नहीं की गई थी, बल्कि 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। तो ये गलत हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन थे। समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने के लेकर था। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया, किसका? उसने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो क्या ये सही है साथियों, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों ये जो है ये भी सही नहीं है। ठीक है, और तीसरा दिया है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज जो था साथियों पहले जो है राजा राम मोहन राय ने इसको शुरू किया, लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन जो है इसमें शामिल हो गए थे। केशव चंद्र सेन जब इसमें जो है शामिल हो गए थे और उन्होंने जो है स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये बात सही है। ठीक है, आगे है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, क्या ये बात सही है? तो साथियों ये भी सही है, इन्होंने ही सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, विनोबा भावे ने ही शरणार्थियों में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 और 4 डी में दिए हुए, तो 3 और 4 डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 में? आपको यहाँ पर ये चीज बतानी है। नंबर 1 है धार्मिक असुविधा कानून, 2 है सती निषेध रेगुलेशन, 3 है हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, 14 है राज्य हड़पने का सिद्धांत। आपको उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है 1 और 2 सही है, बी है 1 और 3 सही है, सी है 3 और 4 सही है, और डी है साथियों 1 और 2 और 4 सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ 1856 के कानून की, तो इसमें जो आता है साथियों वो आता है तुम्हारा, एक तो आता है तुम्हारा धार्मिक असुविधा कानून, और एक आता है तुम्हारा ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, तो पहला और तीसरा इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा किसमें है? बी में है, तो बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अभी बताया है मैंने, ये 1856 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है शुरू किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और ये किया गया था विधवाओं की जो विधवाओं की जो पुनर्विवाह की स्थिति उसमें सुधार लाने के लिए। प्रयास जो रहा है इसमें वो रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न 50वां प्रश्न है वो है पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? जो डी के कर्वे हैं उनका नाम किस लिए लिया जाता है, आपको यहाँ पर ये चीज बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए है सती प्रथा, बी है बाल शिशु या बाल हत्या, या डी है विधवा पुनर्विवाह, और डी सी है साथियों स्त्री शिक्षा। क्या है? स्त्री शिक्षा। तो अगर डी के कर्वे की बात करें तो उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया और विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया था। तो डी और सी दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये गलत है, ये दो ऑप्शन दिए हुए दोनों सही हैं। तो अगर पूछा जाए तो सी और डी दोनों ही इसके जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो डी के कर्वे हैं इन्होंने ही जो है सबसे पहले बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय खुला था 1916 में। 1916 में बंबई में महिलाओं का सबसे पहला महिला जो विश्वविद्यालय था वो खुला था इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, क्या ये बात सही है? दूसरा है सन 1865 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। ऑप्शन सी है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई।
ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, सती प्रथा के समर्थक थे। यानी आपको यहाँ बताना है कि सही नहीं है, जो सही है वो सही है, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही बात है कि 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कानून द्वारा इस अपराध घोषित कर दिया था। 1856 में कानून बनाया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती नाथ समाज की स्थापना। तीनों सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, ये विरोधी थे। कौन थे? विरोधी। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? जो 1843 में एक्ट 5 बना था उसे किसने गैर कानूनी बना दिया था? तो वो बनाया था साथियों तुम्हारे गुलामी को। किसको? गुलामी को। तो ऑप्शन ए बाल विवाह है, सी सती है, बी शिशु हत्या है, डी गुलामी है। तो गुलामी को जो है इसने अवैध बना दिया था, तो इसका जो आंसर है डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया, कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी 1872 में? ये बताना है। ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर साथियों, और ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन, और डी है श्यामचंद्र दास। तो अगर हम बात करें 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट की, किसकी नेटिव मैरिज एक्ट की, तो इसमें जो नाम आ जाता है साथी वो आ जाता है केशव चंद्र सेन का। किसका? केशव चंद्र सेन का। किसका? केशव चंद्र सेन का। ठीक है, इन्होंने जो 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट बना था उसे पारित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 54 है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित कर दी थी। न्यूनतम उम्र कितनी कर दी थी आपको यहाँ ये बताना है। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, सी है 16 वर्ष, बी है 18 वर्ष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट था उसमें जो कन्याओं की आयु थी साथियों वो कर दी गई थी 14 वर्ष। कितनी कर दी गई थी? 14 वर्ष की आयु कम से कम। ठीक है, और लड़के उस समय 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम का लड़का नहीं हो और 14 वर्ष से कम की लड़की नहीं होगी 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा। तो इसमें 14 वर्ष ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मित आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षता इनकी थी, संघर्ष करता थे ये। तो कौन थे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी थे, बी बी एम मालावारी थे, सी बी पी वाडिया थे, डी नौरोजी फरदौन जी थे। तो इसमें जो नाम आता है साथी वो आता है बी एम मालावारी का। किसका आता है? बी एम मालावारी। ठीक है, यही जो थे वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, इंडियन स्पेक्टेटर थे और समाज सुधारक भी थे, और संविधान अधिनियम 1891 में ये प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। ठीक है, तो बी एम मालावारी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा साथियों, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी नियुक्त की गई थी? शारदा अधिनियम। ऑप्शन ए है 12-16, सी है 15-21, बी है 14-18, और डी है 16-22। डी है 16-22। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तुम्हारे शारदा अधिनियम की, तो इस अधिनियम के द्वारा जो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र थी वो 14 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 14 वर्ष कर दी गई थी लड़कियों की, लड़की की, और जो लड़का था उसकी उम्र कर दी गई थी 18 वर्ष। कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष लड़के। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 14-18, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है मैडम एच पी ब्लावेटस्की, बी है राजा राम मोहन राय, सी है महात्मा गांधी, और डी है स्वामी विवेकानंद। तो इससे जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी जो स्थापना की थी साथी वो की थी तुम्हारी मैडम एच पी ब्लावेटस्की। एच पी ब्लावेटस्की ये जो है ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। इसकी जो स्थापना थी 1875 ईस्वी में की गई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में। इसमें जो मैडम एच पी ब्लावेटस्की थी इनके साथ में जो थे वो थे तुम्हारे एक अमेरिकी सैनिक थे कर्नल अल्कॉट। कौन थे? कर्नल कर्नल अल्कॉट थे एक। ठीक है, कर्नल अल्कॉट है एक, कर्नल अल्कॉट अल्कॉट थे। ठीक है, और इनके साथ में एक थे तुम्हारे विलियम पोन, विलियम पोन। ठीक है, ये जज थे, और एक के अलावा एक अन्य व्यक्ति थी था जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुई। कर्नल अल्कॉट, विलियम कॉन और मैडम एच पी ब्लावेटस्की ने इसकी स्थापना करी थी। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी जो सुमेलित नहीं है वो निकालना है और जो सुमेलित है उसे हमें रखना है। ठीक है,
तो यहाँ ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करी, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, बिल्कुल सही है साथियों। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी, ये नहीं है, ये गलत है। हमने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना एनी बेसेंट, इससे जो है एनी बेसेंट संबंधित है, ये वो जो है इनकी सदस्य रही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, महादेव गोविंद रानाडे नहीं रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही सम्मिलित नहीं है, यही बताना था, तो आंसर इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में क्या है, समाज है, बी में दूसरी तरफ उसको चलाने वालों के नाम है। देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं साथियों प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज से संबंधित है तुम्हारे रानाडे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं तुम्हारे दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। और रामकृष्ण मिशन से हो जाते हैं तुम्हारे विवेकानंद, कौन हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ पहले का जो है द होगा, तो पहले का द कौन से में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथे में है। और देखिए दूसरे का अ दिया हुआ है, तीसरे का स दिया हुआ है, अब चौथा मिलान करना पड़ेगा बस। चौथे का कौन सा है, ब है, तो ब कौन से में है, डी में है, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। ए है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और बी है आदमी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और डी है राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। सम्मिलित नहीं है, हमें ये चीज बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी, और रानाडे बाद में इसके सदस्य बने थे, और इन्होंने इसे चलाया भी था। आत्मीय सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। आत्मीय समाज से संबंधित है तुम्हारे राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज से कौन संबंधित है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये भी सही है। तो इसका जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत मिला। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। यहाँ भी देखिए मिलान करना है। ब्रह्म समाज जो है अब यहाँ देखिए, यहाँ एक तरफ समाज दिया हुआ और एक तरफ उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ तुम्हारा जो है समाज दिया हुआ और एक तरफ उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। आर्य समाज, जो आर्य समाज था उसकी जो स्थापना थी साथियों, वो की गई थी तुम्हारे बम्बई में। तो इसका एक से मिल जाएगा। तो ये मिलान दो दो का मिलान करके देख लो तुम। एक का तीसरा कौन से में है, एक का तीसरा पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। और सी का पहला होना चाहिए, तो सी का पहला कौन से में है, सी का पहला चौथे में है, तो चौथा इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को हमें मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। जो बी है उसका मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों दूसरे से मानव धर्म समाज सूरत में, और नवदा उलमा जो है लखनऊ। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, आगे है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। यानी जो 1826 का जूरी अधिनियम बना था, इसका जो विरोध था वो किसने किया था, यहाँ पर आपको बताना है। तो उसमें जो नाम आता है साथियों, वो आता है तुम्हारे राजा राम मोहन राय का। किसका, राजा राम मोहन राय का। इन्होंने जो 1826 में जो जूरी एक्ट पारित हुआ था उसका विरोध किया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है। इसमें क्या है साथियों, एम सी शीतलवाड़, बी एन राबता, अल्लादी कृष्ण स्वामी प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे ये तीनों, ये बताना है। ए है स्वराज पार्टी के, बी है सॉरी सी है ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, बी है मद्रास लेबर यूनियन के, और डी है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। तो ये जो तीनों सदस्य थे वो थे तुम्हारे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, इसकी जो स्थापना है साथियों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक मंडल जो है उसकी स्थापना जो की गई थी साथियों, वो की गई थी 1905 ईस्वी में। कब की गई थी, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जी के गोखले के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज किससे हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे से हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन किससे हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद से हो जाएगा। सत्य शोधक समाज हो जाएगा, ज्योतिबा फुले से हो जाएगा। और ये जो तो डी है तीसरे से मिल जाएगा। तो ए का दूसरा होना चाहिए। ए का दूसरा कौन से में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो तीसरा ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक मिलाने से ही पूरा सही हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। यानी जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, ये पूछना है। ए है 1858 में महादेव गोविंद रानाडे ने, बी है 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने, सी है 1870 में पंडित रमाबाई रानाडे ने, डी है 1870 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम पुनः सार्वजनिक सभा की बात करें तो साथियों इसकी जो स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की जाती है। ठीक है,
और ये जो पूना सार्वजनिक सभा थी इसमें तुम्हारे महादेव गोविंद रानडे तो थे ही, उसके बाद में तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक भी थे, अरविंद केलकर भी थे और गोपाल हरि देशमुख भी थे। तो इनके नाम लिख लेंगे, एक तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और जो दूसरे थे साथियों वो थे तुम्हारे अरविंद केलकर, अरविंद केलकर। तीसरे थे तुम्हारे जो है इसमें गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। और जो चौथे थे साथियों वो थे तुम्हारे जीवी जोशी, जीवी जोशी। और इसके अलावा महादेव गोविंद रानडे तो इसमें थे ही। ठीक है, अप्रैल 1870 में इसकी जो है स्थापना। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभी बताया मैंने कि जो सर्वेंट ऑफ जो इंडिया सोसाइटी है उसकी जो स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मैं बीच में तीसरे नंबर पर लगा रहा हूँ, लेकिन तीसरे नंबर पर डी लिखा हुआ है, जो चेंज हो गए हैं, ए बी उसके बाद डी और सी में चेंज हुआ है, सी नीचे हो गया डी ऊपर हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, परेशान नहीं हो। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, साथियों इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? आपको जो सही सुमेलित है वो बताना है। भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, गलत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, नहीं है। देवेंद्रनाथ टैगोर थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले थे। टैगोर टैगोर दिया हुआ, गलत है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है, यही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यानी जो भारत सेवक समाज था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर ये हमें बताना है साथियों। इसकी जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसी को जो है किस नाम से जानते हैं? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसी को भारत सेवक समाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 है, वो क्या है साथियों? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? यहाँ आपको बहुजन समाज का संस्थापक बताना है। श्री नारायण गुरु, बी मुकुंदराव पाटिल, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी है साथियों बी आर शिंदे। तो अगर हम बात करें बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज की जो स्थापना की थी साथियों वो थी तुम्हारे ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल। पाटिल ने जो है बहुजन समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, 1910 में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला साथियों ये जो प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं साथियों क्या है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ए है ओकालिंग, बी है नाडार, सी महार और डी पाली, डी पाली। तो साथियों अगर हम बात करें जो तिरुनेलवेली में जो भयंकर दंगे हुए उनकी, तो उसमें जो नाम आता है वो आता है नाडार का। जो नाडार जो लोग थे उनके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को लेकर के 1899 में, कब? 1899 में दंगे हुए थे। ठीक है, तो इसका जो है बी नाडार हो जाएगा। तो साथियों ये जो था हमारी आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न था। आई होप सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो साथियों अगर आपको ये जो प्रश्न है समझ में आए हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप सभी का साथियों धन्यवाद कि आप सभी इसमें शामिल हुए। देखिए आपने